हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो अभी जो हमारा डिस्कशन चल रहा है वो चल रहा है एम लक्ष्मीकांत का, जो हमारा 9th चैप्टर है उसका दूसरा आज लेक्चर हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम तीन टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला हम क्रिटिसाइज देखेंगे कि हमारे पास जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उसके कुछ क्रिटिसाइज किए गए थे, उसको डिस्कस करेंगे। तीसरा हम कुछ इसके महत्व है यानी कि जो सिग्निफिकेंस है वो भी हमें देखने को मिलता है, वो भी डिस्कस करेंगे। और तीसरा है हमारा वर्मा कमेटी, उसको उसने जो ऑब्जर्वेशंस किया था उसको हम डिस्कस करेंगे। और आज हमारा जो चैप्टर 9 है वो कंप्लीट हो जाएगा, और हम जो हमारा लेक्चर 9.3 होगा उसमें हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम अपना चैप्टर जो हमारा 10 है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान में जो संशोधन करने की जो प्रक्रिया है, किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाता है, जो स्पेशल मेजोरिटी और मेजर मेजोरिटी में जो अमेंडमेंट करने का जो प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, जो कि है टोटल 51 लेक्चर में। वो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और चैप्टर वाइज इसी में एमसीक्यू क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए गए, वो भी आप जाकर के, यदि आप रिविजन्स कर रहे हैं तो वो आप एमसीक्यू क्वेश्चंस वीडियो को देख करके एज अ टेस्ट की तरह एमसीक्यू क्वेश्चंस लगा करके आप रिविजन कर सकते हैं। इससे आपका जो पूरा चैप्टर है वो एक रिकॉल हो जाएगा। तो जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पार्ट यानी कि जो एम लक्ष्मीकांत का जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद हम एक टेस्ट रखेंगे जिसमें चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 11 तक का सिर्फ एक एमसीक्यू होगा, जिसमें कि क्या है एज ए टेस्ट भी होगा। और एक तरीके से हम पूरे एक टेस्ट एमसीक्यू के प्रैक्टिस से क्या होगा कि हम इन 11 चैप्टर को एक ही वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में क्या कर लेंगे, उसको रिकॉल कर लेंगे एज अ रिविजन्स की तरह। फिर आपको मैं ये भी बता दूं कि 6th क्लास से लेकर के 11th क्लास की जो फर्स्ट बुक है वो ऑलरेडी कंप्लीट कर दी जा चुकी है एनसीईआरटी की, वो आप जा करके देख सकते हैं। जैसे ही हमारा ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होगा तब हम 11th क्लास की जो दूसरी बुक है जो कि है हमारा पॉलिटिकल थ्योरी, उसको डिस्कस करेंगे। जब पॉलिटिकल थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा तो जो 12th क्लास की जो दो बुक है एनसीईआरटी की पॉलिटिकल की, उसको डिस्कस करेंगे। जो है पहला है हमारा इंडियन गवर्नमेंट और दूसरा है हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जिसमें हम कोल्ड वॉर के बारे में पढ़ेंगे, सार्क के बारे में पढ़ेंगे, बिम्स्टेक के बारे में पढ़ेंगे। जो इंटरनेशनल लेवल पे जो भी इंपॉर्टेंस ऑर्गेनाइजेशंस है यूएनओ के बारे में पढ़ेंगे, और जो कंट्री के रिलेशंस है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो कि आपका, अगर आपके पास ऑप्शनल पीएसआईआर है यानी कि पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस, उसमें आपको वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। एशियंट और मिडिवल हिस्ट्री की 27th ईयर के ओल्ड क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए गए जो प्रीलिम्स में पूछे गए थे, तो वो भी आप जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और इसी चैनल के नाम से टेलीग्राम पे भी एक चैनल है द ओशियन ऑफ शिक्षा करके, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिसपे यूपीएससी या जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जो स्टैंडर्ड बुक है, वैसे मेनली तो यूपीएससी के जितने भी जो स्टैंडर्ड बुक हैं वो आपको वहाँ पे फ्री में प्रोवाइड कराए गए पीडीएफ के फॉर्म में, आप वहाँ से जाके फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्या क्रिटिसाइज देखने को मिलते हैं हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के। तो अगर हम अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ की जो क्रिटिसाइज देखें तो 5 तरीके से क्या किए जाते हैं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की क्रिटिसाइज किया गया है। तो जो कि आर्टिकल सॉरी जो हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो किसमें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में रखा गया है। कौन सा अमेंडमेंट करके, तो ये किया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट करके इसे जोड़ा गया था। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 36 से लेकर के जो आर्टिकल 51 है, ये किसके बारे में बात करता है, ये बात करता है डीपीएसपी के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और जो 51A है इसको रखा गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के। यानी कि एक इस आधार पे भी क्रिटिज्म देखने को मिलता है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ होना चाहिए था वो 35A को अमेंडमेंट करके उसमें जोड़ा जाना चाहिए था, ना कि 51 में। क्यों? क्योंकि जो डीपीएसपी है हमें पता है कि वो फोर्स यानी कि उसे सुप्रीम कोर्ट में जाकर के चैलेंज नहीं दिया जा सकता। उसी तरीके से जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है वो क्या है, एक नॉन जस्टिसेबल है। तो एक इस बेस पे भी हमारा जो क्रिटिज्म है वो फंडामेंटल ड्यूटीज का वो देखने को मिलता है। यानी कि अगर हम सबसे पहली बात करें, जो पहला जो क्रिटिसाइज किया जाता है, सरवन सिंह कमेटी में ये एडवाइस दिया गया था, ये सजेस्ट रिकमेंडेशंस दी गई थी इस गवर्नमेंट को कि आप जो भी, जैसे कि वोट देने का अधिकार, और जो हमें जो वोट है वो भी क्या होना चाहिए, वोट देना भी एक फंडामेंटल ड्यूटीज बना देना चाहिए था। पे टैक्सेस वो भी बना देना चाहिए था, और फैमिली प्लानिंग, ये तीन ऐसी चीजें थी जिसको क्या है
फंडामेंटल ड्यूटीज बना देनी चाहिए थी, लेकिन गवर्नमेंट ने जो रिकमेंडेशंस दिया गया था इसको एक्सेप्ट नहीं की। एक इस आधार पे भी जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसका क्रिटिसाइज देखने को मिलता है। यानी कि क्रिटिसिज्म्स करने वालों ने ये कहा कि वोट देना भी हर एक कॉमन मैन का क्या हो जाना चाहिए था, तो फंडामेंटल ड्यूटीज होना चाहिए था। हर एक आदमी का जो टैक्स है पे करना, ऑनेस्टली टैक्स पे करना, जितना टैक्स बनता है वो भी एक फंडामेंटल ड्यूटीज होना चाहिए। और जो फैमिली जो प्लानिंग है, जैसे कि आज के टाइम पे क्या है, हमारी कंट्री दूसरी सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलेशंस वाली कंट्री है, तो इसलिए कहा गया था कि फैमिली प्लानिंग करना भी क्या है, ये हमारे एक मौलिक कर्तव्य होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या है कि कोई हर एक फैमिली एक अच्छी न्यूट्रिशन, अच्छा एजुकेशन और एक अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करा सके अपने चाइल्ड्स को, इसलिए फैमिली प्लानिंग होना चाहिए और ये एक फंडामेंटल ड्यूटीज भी होना चाहिए। लेकिन इससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में यानी कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में कवर नहीं किया गया, तो इसलिए जो क्रिटिज्म्स जो पर्सन्स थे जिन्होंने क्रिटिसाइज किया था फंडामेंटल ड्यूटीज को, तो उसमें कहा था कि हमारा जो फंडामेंटल जो ड्यूटीज बनाई गई है उसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उसको कवर ही नहीं किया गया था, जैसे कि वोट देना, टैक्स पे करना या फैमिली प्लानिंग, जैसी उन्होंने ये बात कही थी। फिर अगर हम दूसरा क्रिटिसिज्म देखें तो कहा गया कि हमारे पास जो फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई है उसमें से ऐसे बहुत से वर्ड हैं जिसके एक से ज़्यादा मीनिंग है, लेकिन उसे कॉमन पीपल्स के द्वारा समझना कठिन हो जाता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कंपोजिट कल्चर, फिर साइंटिफिक टेम्पर या नोवल आइडियाज जैसे कि एग्जांपल्स के थ्रू समझे, तो जब फ्रीडम फाइटर के द्वारा जब हमारी कंट्री को आज़ादी स्वतंत्रता दिलाने के लिए जब संघर्ष किए जा रहे थे, तो उसमें दो विचारधाराएं थी। एक जैसे कि महात्मा गांधी जी की जो विचारधारा थी कि हम बिना अहिंसा के, मतलब बिना हिंसा किए, सॉरी अहिंसा नहीं, बिना हिंसा किए हमें आज़ादी लेना है। वहीं पे जैसे सुभाष चंद्र बोस हो गए, भगत सिंह जैसे, इनके जो विचारधारा था कि हमें आज़ादी लड़ के लेनी है, किसी से भीख मिट नहीं लेनी। तो इस तरीके से जो आइडिया है वो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में क्लियर नहीं रखा गया है, जिसकी वजह से ये कॉमन आदमी, जो कॉमन पीपल है, आम नागरिक है, उनको इस बात को समझ में नहीं है कि जो नोबल आइडियाज है, ये जो कंपोजिट कल्चर है, साइंटिफिक टेम्पर है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग वो क्या निकाले और किस चीज का वो पालन करे जो उनका मौलिक कर्तव्य होगा। दूसरा, इस आधार पर क्रिटिसिज्म हमें देखने को मिलता है। और तीसरा जो क्रिटिसाइज किया गया उसमें ये कहा गया कि हमारा जो फंडामेंटल जो ड्यूटीज है, यानी कि जो हमारा मौलिक अधिकार है, वो क्या है, डीपीएसपी की तरह क्या है, एक अनजस्टिसेबल है। यदि यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकार का पालन नहीं करता है तो उसे हम कोर्ट नहीं ले जा सकते या उसे हम पनिश नहीं कर सकते। जबकि ये रिकमेंडेशंस दिया गया था सरवन सिंह कमेटी में, कि ये सजेस्ट दिया गया था कि यदि कोई व्यक्ति अपने फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो नहीं करता है तो उसे पेनल्टी या पनिशमेंट का प्रावधान होना चाहिए। तो एक इस आधार पे भी क्या है, क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है। फिर अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो उसमें कहा गया है कि जो हमारा प्रेम, यानी कि जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो डिस्क्राइब किया गया है वो क्रिटिसाइज ऑफ सुपरफ्लूज, यानी कि वो बेवकूफ बनाने के लिए क्या है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में डिस्क्राइब किया गया है। इस बेस पे भी क्या करने को मिलता है, तो एक क्रिटिज्म देखने को मिलता है। यानी कि ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि जो संविधान में जो शामिल कर्तव्य हैं वे मौलिक रूप से लोगों द्वारा किया जाना, भले ही उनमें संविधान में शामिल ना हो। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, जैसे यूएसए की बात करते हैं या हम कनाडा की बात करते हैं, ये ऐसी कंट्री है जो कि क्या है, एक डेवलप कंट्री है, लेकिन इनमें हमें क्या देखने को मिलता है, फंडामेंटल ड्यूटीज जैसी चीजें नहीं देखने को मिलती। तो कहा जाता है कि यदि जब देश विकास कर रहा हो और पब्लिक को पता है कि उसका मौलिक अधिकार क्या है, तो वहां पे ऐसा जरूरी नहीं है कि आप उन्हें मौलिक कर्तव्य के बारे में बताएं, उन्हें खुद ही पता चलता रहेगा कि उनका मौलिक कर्तव्य क्या है। तो इस बात पे भी क्या है, तो फंडामेंटल जो ड्यूटीज है उसके क्रिटिसाइज किया जाता है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे संविधान में रखा गया है वो सिर्फ एक सुपरफ्लू, यानी कि सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए उसे डिस्क्राइब करके रखा गया है, जबकि उसे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने की कोई जरूरत नहीं थी। पांचवे किस बेस पे क्रिटिसाइज किया जाता है, पांचवे पे कहा जाता है कि जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है उसे पार्ट 4 में नहीं, बल्कि जो फंडामेंटल राइट है, तो फंडामेंटल राइट के बाद ही उसको ऐड करके रखना चाहिए था। जैसे कि हमने बात किया, आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 35 तक किस बारे में बात करता है, हमारे फंडामेंटल राइट की बात करता है। जिस तरीके से अमेंडमेंट करके आर्टिकल 51 ऐड किया गया,
पार्ट 4 में उसको डीपीएसपी में ना रख करके उसको किस में रखना चाहिए था, फंडामेंटल ड्यूटीज फंडामेंटल राइट्स में रखना चाहिए था, जिससे कि क्या हो, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता। लेकिन इसे हमने फंडामेंटल राइट्स के बाद ना रखी, किसके बाद रखा है, डीपीएसपी के बाद रखा है, जिसकी वजह से ये क्या है, एक नॉन जस्टिसेबल बन गया है। तो एक इस बेस पे भी क्या किया जाता है, तो हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसका एक क्रिटिसाइज किया जाता है। तो ये था फ्रेंड्स हमारे फंडामेंटल का जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसको किस किस बेस पे क्रिटिसाइज किया जाता है। अगर हम इन शॉर्ट समझ ले, एक बार अगर हम रिकॉल करते हैं, तो देखो पहला जो क्रिटिसाइज किया गया वो किस लिए किया गया कि इसमें कुछ चीजों को ऐड नहीं किया जो इंपॉर्टेंट थे, जैसे वोट देना भी एक मौलिक अधिकार होना चाहिए था, टैक्स पे करना मौलिक अधिकार होना चाहिए था, फैमिली प्लानिंग एक मौलिक अधिकार होना चाहिए था, वो ऐड नहीं किया। दूसरा कहा गया कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में जो मौलिक कर्तव्य है, फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने मौलिक अधिकार बोला तो मौलिक अधिकार नहीं, मौलिक कर्तव्य। दूसरा इस बेस पे किया जाता है कि जो हमारा मौलिक कर्तव्य यानी कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसमें कुछ ऐसे वर्ड रखे गए जो कि कॉमन पीपल्स को समझ में ही नहीं आते, यानी कि उनके अंडरस्टैंडिंग से बाहर है, जैसे नोवेल आइडियाज की बात हो गई, कंपोजिट कल्चर का हो गया, साइंटिफिक टेम्पर। और तीसरा किस बेस पे किया जाता है कि हमारा फंडामेंटल जो ड्यूटीज है वो क्या है, एक नॉन जस्टिसेबल है, जिस तरीके से हमारा डीपीएसपी है। फिर फोर्थ किस बेस पे किया जाता है कि फोर्थ कहा जाता है कि जो इसे कॉन्स्टिट्यूशंस में डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे हमारा देश डेवलप की ओर बढ़ता जाता सबको पता चल जाता है कि हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है। और पांचवा किस बेस पे किया जाता है, पांचवा ये कहा जाता है कि इसे पार्ट 4 में ऐड ना करके पार्ट 3 में ऐड करना चाहिए था, जिससे फंडामेंटल ड्यूटीज का जो महत्व है, इंपॉर्टेंस है, वो क्या है, और ज्यादा बढ़ जाता। अब बात करते हैं इसके सिग्निफिकेंस के बारे में, यानी कि इसके क्या महत्व देखने को मिलते हैं। अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज के महत्व की बात करें, तो सबसे पहला क्या है कि इसे हर हर एक सिटीजन्स को ये याद दिलाने की बात करता है, जिस तरीके से वो अपने अधिकार को एंजॉय करता है उसी तरीके से ये याद दिलाता है हर एक नागरिक को कि उसकी देश के लिए क्या उसकी उसका कर्तव्य है, वो इस बात को याद दिलाने में मदद करता है, हेल्प करता है फंडामेंटल ड्यूटीज। और ये बात काफी हद तक सही भी है, जैसे कि हम अपने देश के हर एक जो राष्ट्रीय चीजें हम उसका रिस्पेक्ट करते हैं, जैसे हमारा नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, नेशनल फ्लैग, या जो भी हमारी हिस्टोरिकल चीजें हैं, हम अपने कंट्री के लिए क्या है, एक देश भावना रखते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये हमें फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, याद दिलाता है कि आपके कुछ कर्तव्य भी है अपने देश के लिए। तो ये एक महत्व देखने को मिलता है फंडामेंटल ड्यूटीज का। अगर हम दूसरी बात करें, तो जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज को जलाने, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने, जैसे कि जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई, सिर्फ पब्लिक प्रॉपर्टी जैसे कि आपका ट्रेन, रेलवे स्टेशन, पुलिस वो गार्डन्स, मार्केट्स, तो ऐसे जो भी प्रॉपर्टीज हैं उनको नष्ट नुकसान ना पहुंचाना, ना जलाना, जैसे कि नेशनल फ्लैग को डिसरिस्पेक्ट करके जलाना, डिस्ट्रॉय करना पब्लिक प्रॉपर्टी को। तो इन सब को ना करना, ऐसे कार्यों को ना करना, ऐसी एक्टिविटी को ना करना, इसके खिलाफ चेतावनी देने का, यानी कि अगर हम बात करते हैं ऐसी चीजों को, ऐसे जो एक्टिविटीज है उसको एक मतलब बात करते हैं जैसे चेतावनी देना, यानी कि एक वार्निंग देने का काम करता है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज। ये भी एक क्या है, विशेषता है, एक सिग्निफिकेंस है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज की। फिर अगर हम बात करते हैं तीसरे की, जैसे कि जो भी सोर्स है, इंस्पिरेशन है, सिटीजन्स एंड प्रमोट ऑफ सेंस ऑफ डिसिप्लिन कम्युनिटी अमोंग, यानी कि जो भी नागरिक के लिए जो प्रेरणा के जो स्रोत हैं के रूप में भी हमारा क्या करता है, यानी कि जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है वो क्या करता है, एक इंस्पिरेशंस की तरह काम करता है, प्रमोट करने का काम करता है उनके कार्य को। इस तरीके से हमारा क्या है, एक फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो ये एक सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है, जैसे कि भाईचारे जैसी भावना को बढ़ावा देना, एक वे एक भावना पैदा, जैसे कि भाईचारे जैसी जो बात करते हैं भावनाएं होती है उसको बढ़ावा देने का भी काम करता है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज। और देश की जो प्रगति करता है, यानी कि लोगों को ये याद दिलाता है कि सिर्फ सरकार का काम नहीं है कि देश को डेवलपमेंट की वे पे ले जाना, बल्कि हर एक कॉमन पीपल्स का भी ये दायित्व बनता है कि वो अपने देश को डेवलपमेंट की ओर ले जा सके, और जो भी नेशनल गोल्स है, यानी कि जो भी देश का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कराने में सरकार के बराबर आम पब्लिक का भी एक हिस्सेदारी होना चाहिए। ये चीजें याद दिलाता है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज, और यही एक बड़ा सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है। फिर अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें, तो जहां पे जैसे कि अगर हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, इसमें कहा गया है कि यदि सरकार के द्वारा कुछ ऐसे कानून बनाए जाते हैं जो कि हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज है
उसके लिए अगर सरकार हमें कोर्ट में खड़ा करती है और उस कोर्ट अपनी जजमेंट में आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के अंदर क्या कर सकती है, तो उस चीज को फोर्सली फॉलो करवाने के लिए अपना जजमेंट दे सकती है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि जो आर्टिकल 14 और आर्टिकल जो 19 है, यही बात डीपीएसपी में रखी गई थी कि यदि सरकार कुछ ऐसे काम करती है जिसमें देश की डेवलपमेंट होती है, वो हो रही हो, तो उसमें आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 वहां पे क्या होगा, तो बीच में नहीं आएगा और उसका और यानी कि फंडामेंटल राइट का एवोल्यूशन नहीं माना जाएगा। तो उसी तरीके से क्या है, यानी यानी कि कुछ ऐसे प्रावधान है जिसके लिए क्या है कि मौलिक अधिकार को पूरा ना करने के लिए उसे क्या है, तो कोर्ट में ले जाया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट चाहे तो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के तहत उसे जस्टिस यानी कि उसके बेस पे अपना डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन वो अंदर आने चाहिए थे, आर्टिकल 19 और 14 के अंदर ही होना चाहिए। यदि उससे बाहर में जाते तो वो क्या बन जाएगा, नॉन अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा, यानी कि उस लॉ को क्या मान लिया जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनली मान लिया जाएगा। जैसे कि वही बात यहाँ पे कही गई है हिंदी में कि वे कानून की संवैधानिक वैधता की जांच और निर्धारण अदालतों की मदद से की जा सकती है, जो कि 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि कानून की जो संवैधानिकता का जो निर्धारण करने के लिए अगर अदालत आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 की संबंधित कानून के मौलिक कर्तव्य को प्रभावित करने की कोशिश करता है, तो वे ऐसे कानून को अनुच्छेद 14 के संबंध में उचित मान सकता है और कानून के समक्ष समानता, जो कि अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 19 जो हमें 6 स्वतंत्रता देने की बात करता है, तो इस प्रकार इस तरह के कानून का असंवैधानिक से बचाता है, ये बात रखी गई है। ये भी एक सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है हमें फंडामेंटल ड्यूटीज का। फिर अगर हम बात करते हैं कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसको पार्लियामेंट की के थ्रू, यानी कि पार्लियामेंट चाहे तो उसको इम्पोज कराने के लिए दंड या पेनल्टी का भी प्रावधान वो रख सकती है, फुलफिल कर सकती है। यानी कि अगर पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि वो चाहे तो फंडामेंटल ड्यूटीज को अमेंडमेंट करके वो क्या कर सकती है, पेनल्टी या पनिशमेंट के लिए भी वो कर सकती है कि यदि कोई व्यक्ति अपने फंडामेंटल ड्यूटीज को नहीं मानता है तो उसे पनिशमेंट या पेनल्टी दी जा सकती है। जैसे कि आज के टाइम पे यदि कोई हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अपमानित करता है या जलाता है, तो उसे क्या है, तो दंड यानी कि पनिशमेंट और पेनल्टी उस पे लगाई जा सकती है। तो ये भी एक क्या है, सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज का। इसमें अगर हम बात करें कुछ जजमेंट दी गई थी, जो कि उस टाइम के जो एच आर गोखले थे, जो हमारे लॉ मिनिस्टर थे करंट, उन्होंने ये जजमेंट दी थी जब 1975 में जब उस टाइम की जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी, उनके द्वारा जब इमरजेंसी लगाई गई थी, तो वहां पे उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट दी थी कि इमरजेंसी की ड्यूरेशंस में कुछ लोग ऐसे हैं जो एंटी इंडिया, जो एंटी कंट्री क्या करते हैं, कुछ एक्टिविटीज करना चाहते हैं, आंदोलन करना चाहते हैं, तो उनको जो मौलिक कर्तव्य है वो याद दिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उस पे इंदिरा गांधी ने भी कहा था कि जो मौलिक अधिकार है, यानी कि जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज क्या करता है, हमारी डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करने का भी काम करता है। किस तरीके से, जैसे कि यानी कि इंदिरा गांधी के द्वारा भी कहा गया था कि जो मौलिक कर्तव्य है वो क्या करते हैं, तो जो डेमोक्रेसी है उसमें बैलेंस, यानी कि डेमोक्रेसी को संतुलित करने का काम करता है। तो ये बात कही गई थी इंदिरा गांधी जी के द्वारा। जब पार्लियामेंट के अंदर इमरजेंसी की ड्यूरेशन में फंडामेंटल ड्यूटीज लाई गई थी, तो फंडामेंटल ड्यूटीज का काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज नाम नहीं होना चाहिए, यानी कि इस बेसिस पे जो कांग्रेस पार्टी थी उनकी काफी ज्यादा आलोचनाएं की गई थी। लेकिन जब 1977 के बाद 1977 में मोरार देसाई जी की जब गवर्नमेंट आई, तो उसमें ये रखा बात थी कि अब हमें फंडामेंटल राइट्स, जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होगी तो फंडामेंटल जो ड्यूटीज है उसको हटा दिया जाए। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई तो 43rd एंड 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में फंडामेंटल ड्यूटीज को तो नहीं हटाया गया। उस टाइम ये एनालाइज किया गया कि फंडामेंटल ड्यूटीज का होना कंपलसरी है, जरूरी है। तो इसीलिए 43rd और 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में फंडामेंटल ड्यूटीज को नहीं हटाया गया, जबकि उसमें काफी ज्यादा सुधार कर दी गई और फंडामेंटल ड्यूटीज को आज भी हम मानते हैं कि हमारे पास कुछ मौलिक कर्तव्य है। अब बात करते हैं वर्मा कमेटी क्या थी। वर्मा कमेटी 1999 में आई थी। तो वर्मा कमेटी ने कहा था कि अगर हम वर्मा कमेटी की कहें, तो वर्मा कमेटी ने जब 1999 में आई थी तो उन्होंने कुछ कर्तव्यों को क्या कहा था, कुछ लीगल प्रोविजंस और इम्प्लीमेंशंस के लिए बात रखी गई थी कि कुछ ऐसे
जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है जो कि लीगल प्रोविंसेस के अंदर आते हैं और उस पर इम्प्लीमेंट होता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि 1977 में जो, जैसे कि हम बात करते हैं नेशन प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल हार्मोनी एक्ट 1971 जो था, उसमें कहा गया कि यदि कोई संविधान की डिसरिस्पेक्ट करता है, हमारे इस राष्ट्रीय ध्वज के डिसरिस्पेक्ट करता है या हमारी जो राष्ट्रगान है उसको डिसरिस्पेक्ट करता है, तो इसके लिए हम उसे क्या कर सकते हैं, तो पनिश कर सकते हैं। ये बात रखी गई थी, जो वर्मा कमेटी है 1999 में आई थी, तो उन्होंने कही थी कि यदि ऐसी कोई एक्टिविटी होती है देश की हारमोनी को यानी कि उसपे नेगेटिव इम्पैक्ट डालने के लिए, जैसे कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान कर रहे हैं या हम अपने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कर रहे हैं या हमारा जो राष्ट्रीय गीत है उसको अपमान कर रहे हैं, तो इसको रोकने के लिए हम इसे उसको रोकने के लिए क्या कर रखा गया, तो द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट के तहत इसे क्या कर दिया गया, तो पनिशेबल यानी कि दंड के अंदर में यानी कि दंड, इसको रोकने के लिए, इसके अनादर को रोकने के लिए इसमें इस प्रोविजंस में इसको ऐड कर दिया गया। फिर क्या रखा गया कि जो वेरियस क्रिमिनल लॉ है इन अ फोर्स प्रोवाइडेड फॉर पनिशमेंट फॉर इनकरेजिंग इनिमिटी बिटवीन अ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पीपल ऑन द ग्राउंड ऑफ लैंग्वेजेस रेस प्लेस ऑफ बर्थ रिलीजन सो ऑन, यानी कि इसमें ये कहा गया कि यदि कोई ग्रुप लैंग्वेज के आधार पे, रेस के आधार पे, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे, रिलीजन के आधार पर अगर एक दूसरे के बीच में कन्फ्लिक्ट करवाता है या लड़वाता है, उसे किसके अंदर रखा जाएगा, क्रिमिनल लॉ के तहत उसे भी पनिशमेंट किया जा सकता है। ये बात रखी गई है किसके अंदर, यानी कि इसको इसको भी पनिशमेंट, हाँ, यानी कि इसको लीगल प्रोविजंस के अंदर रखा गया है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी, कि कोई भी व्यक्ति लैंग्वेज, रेस, प्लेस और बर्थ के आधार पे क्या नहीं कर सकता, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है, भेदभाव नहीं कर सकता है। इसीलिए इसको किस में रखा गया, तो लीगल प्रोविजंस के बेस के अंदर इसमें इसको रख दिया गया कि यदि कोई ऐसी एक्टिविटी करता है तो उसे क्या रखा जाएगा, तो उसे पनिशमेंट किया जाएगा। अब बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, यानी कि जो सिविल राइट यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ जो सिविल राइट है 1955 का, जैसे कि हम बात करते हैं राइट टू इक्वालिटी, ये सब क्या आते हैं, ये सब हमारे राइट्स के अंदर आते हैं, अधिकार के अंदर आता है। यदि कोई व्यक्ति कास्ट के बेस पे या रिलीजन्स के बेस पे किसी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेट करता है, तो उसे भी क्या मान उसको भी पनिश किया जा सकता है, किसके तहत, द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट 1955 एक्ट के तहत। तो ये भी हमारा क्या बन गया, एक लीगल प्रोविंशंस, यानी कि किसके अंदर आ गया हमारा, ये जस्टिसेबल के अंदर आ गया। ये सारी बातें किसमें की जा रही है, वर्मा कमेटी जो कि 1999 में आई थी। फिर क्या कहा गया, फिर ये कहा जाता है कि जो इंडियन पिनल कोड है वो इस बात के लिए डिक्लेयर्स करता है किसको, कि जो भी नेशनल एलिगेशन है, यानी कि जो भी राष्ट्र के अंदर एक दूसरे ग्रुप को लड़वाने की कोशिश करता है, या अगर हम बात करते हैं कि जो राष्ट्र की एकता यानी कि जो कंट्री की जो यूनिटी है उसको हर्ट करने के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज करता है, मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटीज करता हो जिससे हमारे देश की जो एकता है, अखंडता है, उस पर अगर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है तो उसे इंडियन पिनल कोड के तहत भी हम क्या कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, यानी कि उसको पनिश कर सकते हैं और वो पनिशेबल होगा। फिर फिफ्थ बात रखी गई, जो भी अनलॉ एक्टिविटीज प्रोविंशन एक्ट 1967 है, इसमें इस बात को डिक्लेयर किया गया कि जो कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन है और वो यदि अनलॉफुल एग्रेशंस करते हैं, एसोसिएशंस करते हैं, तो उस पर भी क्या किया जा सकता है, ऐसे संगठनों को वो क्या कर सकते हैं, तो पनिश कर सकते हैं, किसके तहत, अनलॉ एक्टिविटीज प्रोविंशन एक्ट 1965 के तहत। फिर है जो कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट 1951 है, उसमें ये कहा गया कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा रिलीजन्स के नाम पे वोट मांगी जाती है या रिलीजन्स को प्रमोट किया जाता है, तो ऐसे कैंडिडेट को पार्लियामेंट मेंबर से क्या कर देगा, डिस्क्वालिफिकेशन यानी कि डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, तो ये किसके अंदर आ जाता है, एक जस्टिसेबल के अंदर आ जाता है। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यदि मान लीजिए कोई मान लीजिए कोई क्रिश्चियन, मान लीजिए एक एक्स कैंडिडेट है जो कि क्रिश्चियन कम्युनिटी से इलेक्शन लड़ रहा हो और ये कहता हो कि मुझे सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी के ही लोग वोट देंगे और वोट दे, तो इस बेसिस पे क्या है, इस पर्सन को डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 है वो ये कहता है कि जो कैंडिडेट
खड़ा हो रहा है इलेक्शंस में, वो सिर्फ एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, बल्कि वो हर एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि जो राइट टू इक्वालिटी है, स्टेट किसी भी पर्सन के साथ रिलीजन, लैंग्वेज, प्लेस ऑफ बर्थ, जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। तो इस बेस पे इसको क्या किया जा सकता है, तो डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और ये सेक्शंस किसके अंदर आ जाएगा, पीपल ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, यानी कि यही बात रखी गई है इसमें कि कोई भी कैंडिडेट रेस, लैंग्वेज, रीजन रीजन के बेस पे इस ग्राउंड पे वो क्या नहीं कर सकता, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। और यदि ऐसा करता है तो उसे क्या किया जाएगा, तो डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। फिर अगर हम सेवंथ पॉइंट्स की बात करें तो इसमें कहा गया है कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1951 है, जिसमें कि हम बात करते हैं ऐसे स्पीसीज जो कि कंजर्वेशन में रखी गई, जिसको आरक्षण की जरूरत है, 1980 की चेक्स, यानी कि देखा जाएगा इसमें ये बतानी, जो भी अगर हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 है, इसके तहत ऐसे स्पीसीज, ऐसे पेड़ पौधे, ऐसे जीव जंतु जिसे संरक्षण के लिए यानी कि बचाव के लिए उसको रखा गया हो, यदि ऐसे जानवरों को या ऐसे पेड़ पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो इसके तहत क्या है, तो एक्शंस लिए जा सकते हैं और उसे पनिश किया जा सकता है। और आठवां जो पॉइंट है, आठवां पॉइंट में क्या कहता है कि जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन में, यानी कि जिस फॉरेस्ट को, जिस जंगल को संरक्षण में रखा गया हो, उसको यदि अंधाधुंध नुकसान पहुंचाया जाता है या उसकी ज्यादा कटाई की जाती है, गैर यानी कि अनलॉ मतलब अनलॉफुल तरीके से अगर उसकी डिफॉरेस्टेशन किया जाता है, तो उसके तहत भी क्या किया जा सकता है, अन फॉरेस्ट पर्पस के लिए, यानी कि बिना यानी कि अधिक मात्रा पे जब पेड़ पौधों की कटाई जाती है, ऐसे पेड़, ऐसे जंगलों की जिसे कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण में रखा गया है, तो इसके तहत भी क्या किया जा सकता है, तो उसे पनिशेबल यानी कि पनिशमेंट के अंदर रखा जा सकता है और उसे पनिशमेंट दिया जा सकता है। ये 8 पॉइंट रखी गई थी, किसके लिए, तो जो हमारी वर्मा सिंह वो वर्मा कमेटी थी जो 1999 में आई थी, तो उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसे मौलिक कर्तव्य हैं, यदि वो व्यक्ति के द्वारा नहीं किए जाते तो उसको हम पनिशेबल कर सकते हैं, यानी कि उसको दंडित या उस पे पेनल्टी लगा सकते हैं। तो यही 8 पॉइंट उन्होंने रखी थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो चैप्टर 9 है वो कंप्लीट हो गया। कल हम जो 9.3 लेक्चर होगा उसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम अपना 10 चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि है हमारा अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान में संशोधन की क्या प्रोसेस है, किस तरीके से किया जाता है, उसको समझेंगे। उसकी भी एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, फिर अपना 11 चैप्टर हम डिस्कस करेंगे और उसकी भी एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। यदि आपको वीडियो सीरीज पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अलग अलग ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप चैनल जो टेलीग्राम चैनल है द ओशियन ऑफ शिक्षा के नाम से, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से डायरेक्ट ऑफिशियल चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको जितने भी यूपीएससी की जो स्टैंडर्ड बुक है, एम लक्ष्मीकांत की बुक हो गई, रमेश सिंह की इकोनॉमिक्स, शंकर आईएएस जो एनवायरमेंट इकोलॉजी की है, जीसी लियोन जो फिजिकल जो फिजिकल ज्योग्राफी, ये सब आपको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर लीजिए और टाइम टू टाइम उस पर आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।